ड्रामा एवं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत आज तृतीय दिवस की सांझ में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री सुधांशु फिरदौस जी द्वारा लिखित एवं श्री प्रवीण कुमार गुंजन जी द्वारा निर्देशित नाटक कथा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस पूरे सभागार को गौरवान्वित करने वाले मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय प्रोफेसर भूमिकाकर विभागाध्यक्ष संज्ञानात्मक विज्ञान इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, आपकी गरिमा में उपस्थिति को सादर प्रणाम और एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे मध्य उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक महोदय की गरिमा में उपस्थिति श्री सुदेश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आभार। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। उप निदेशक कार्यक्रम एवं श्रीमती कल्पना सहाय जी और श्री प्रशासन एस मल्तियार जी की गरिमा में उपस्थिति। जैसा कि किसी भी कार्यक्रम में हम अपने इष्ट की आराधना से उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, मैं सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय, निदेशक महोदय और सम्मानित अतिथिगणों से यह अनुरोध करती हूं कि दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के कार्यक्रम का श्री गणेश करें, शुभारंभ करें। एक बार आप सभी की जोरदार करताल ध्वनि। आज का नाटक कथा। निर्देशकीय प्यार और पानी इंसान के लिए दो जरूरी चीजें हैं जो इस नाटक का मुख्य विषय है, जिसके बिना हम इंसान की भलाई की कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी के संघर्ष को प्यार के संघर्ष के तौर पर दिखाने का सफल प्रयास किया गया है। मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगी कि अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लें और आइए आपकी जोरदार करताल ध्वनि के मध्य हम देखते हैं नाटक कथा। राज गरुड़ अपनी आशीर्वादित अमरता में कल्पों कल्पों से इस मृत्युहीन जरा का बोझ ढोता, खुद को ही रचने के लिए खुद के ही नष्ट होने की करता हूं प्रार्थना। मैं संशयात्मा, मेरी चिंताएं मुझे रखती है आंखों याम क्लांत। कभी कभी लगता है मैं ही भारुंड हूं, मेरा कौतूहल ही मेरा बंधन है, मेरा जन्म ही शाप है। माता और विमाता के सौतिया डाह की अदावत में अपने ही बड़े भाइयों का मैंने भक्षण किया। 1 2 3 पूरे के पूरे 100 सर्पों को उद्रस्त किया। भाइयों की हत्या के पाप से खुद के हृदय को बटेर कर मां को बहन की दास्ता से मुक्त किया। खुद को इस ग्लानि गोद में जलाकर मां के कलेजे को शीतल किया। भाइयों की मृत्यु के बाद मुझे लगा सारे सांप धरती से गायब हो गए हैं और उनका जहर सिर्फ शासकों के अंतःपुर में शेष रह गया है। लेकिन उसका क्या, जो मनुष्य सर्प बन डसता है दूसरे मनुष्य को, सर्प चूमते हैं सर्पों को, सर्प सोते हैं सर्पों के साथ। नदियों से निकलता है आर्सेनिक, चापाकल से निकलता है आयरन, मां के स्तनों से दूध की जगह यूरेनियम। इतनी प्यास है, निगलते निगलते
पूछ। मेरे राम, मेरे अपने राम, हम सबके राम, श्री राम, जय राम, मेरे राम, श्री राम, जय राम, मेरे राम, श्री राम, जय राम, मेरे राम, जय राम, श्री राम, जय राम, मेरे राम, जय राम, श्री राम, जय राम, मेरे राम, जय राम। एक बार तो रघुवर की नजरों का, एक बार तो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, 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 इशारा हो जाए। नहीं किसी के आंखों में अब एक बूंद भी आ, एक बूंद भी आ, एक बूंद भी आ। यही कहानी दूर दूर गाने वाली, यही कहानी दूर दूर गाने वाली।
जंगलों में बहुत सारे शव पाए गए। ये सब आदमियों के नहीं थे, बंदरों के थे। वही बंदर विज्ञान जिन्हें हमारा पूर्वज कहता है। इसकी एक वजह पानी पे अधिकार को लेकर बंदरों के गुटों में लड़ाई हो सकती है। शवों की चौहद्दी, उत्तर में शव, दक्षिण में शव, पश्चिम में शव, सब तरफ सभी सब। में थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक छोटा सा जलाशय, जिसमें सूखते सूखते 10 घड़े भरने से ज्यादा पानी नहीं होगा। अगले दिन जब एक बालक अपनी गायों को चराते चराते वहां उस जगह पहुंचा तो सब तरफ फैले शवों को देखकर डर गया। गायों को छोड़कर वहां से भाग आया। रास्ते में उसे जो भी मिलता गया बदहवासी में वो सारा वृतांत कहता चला गया। पता चला है कि जंगल में फैले पानी ने अपने आप को छोटे छोटे डबरों में सिमटा लिया है। पानी कम था, उसके अनुपात में प्यासे थे बहुत। जंगल में बंदरों के कई समूह हैं। जहां नदी सूख गई है, उसके कुछ हिस्सों में पानी के गिने हुए गड्ढे हैं। बंदरों के अनगिनत शवों की यही अंतिम कथा नहीं है। पानी पर हो किसका आधिपत्य, यही सोच सोच कर नित्य नई कथा कहती हूँ। यही सोच कर, यही सोच कर, यही सोच कर, यही सोच कर करता हूँ, करता हूँ,
नहीं लैला की नहीं मजनू की, नहीं लैला की नहीं मजनू की, ना तेरी फरहाद की, ना तेरी फरहाद की, ना रोमियो की ना जूलियट की, ना रोमियो की ना जूलियट की, सोनी महवाल की, ना सोनी महवाल की, ना हीर की सारा ढाकी, ना हीर की सारा ढाकी, ये बता है प्यार और शांति, ये बता है प्यार और शांति, प्यार और शांति, प्यार और शांति, प्यार और शांति। गुड़िया दीदी, मैंने आने में देर तो नहीं कर दी। और इधर आजकल अरे बैग, अरे इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे चलाते हैं, ऐसे। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था ये ऐसे भी चलता है। अरे कैसा शोर शराबा हो रहा है उधर, इतनी भीड़ क्यों है वहां? अच्छा हुआ दीदी, यहाँ की तो रोज की यही राम कथा है। हर दिन पानी का एक सरकारी टैंकर आता है। आबादी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी ही देर में सारा पानी खत्म हो जाता है, जबकि आदेश यह है कि एक घर के पीछे मात्र एक ही डब्बा पानी मिलेगा, और जो पीछे रह गया ना उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इसीलिए ना सब पहले पानी भर लेना चाहता है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। वहां भी दुख, यहाँ भी दुख, वहां भी प्यास, यहाँ भी प्यास। चलो ठीक है दीदी। यहाँ भी दुख, वहां भी दुख, यहाँ भी प्यास, वहां भी प्यास। बादलों के अपने दुख हैं, नदियों के अपने, पेड़ आदिम गवाह है सभ्यता के षड्यंत्र के, लेकिन चुप। पशु पक्षी हवा पानी सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन आदमी जो इसके सबसे करीब है उसे ही सुनना नहीं चाहता, गुनना नहीं चाहता, 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 सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। अरे सखी तुम? हाँ सखा मैं।
इतने दिनों से कहाँ थी? कथा की खोज कर रही थी। अच्छा, कोई नई कथा मिली? कथाएं कहाँ मिलती है मित्र, वही घिसे पिटे कथानक और सुने सुनाए कथा सुन। ये संसार कुछ नहीं है, आधे अधूरे कथाओं का जाल है। और हम कार्तिक कितना भी कह लें, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है और उसी छूटी हुई कथा से एक और नई कथा जन्म लेती है। न कथा पूरी होती है और ना ही ये संसार। इतनी कथाएं सुनी सुनाई है कि पता ही नहीं चलता हम कथा में हैं या कथा से बाहर। लेकिन कुछ तो कहते हैं, यह संसार कथा सुनने के बाद का प्रभाव है। आदमी तो है ही ओस के बूंद के बराबर, फिर कितनी हवस है उसके भीतर। आज पूरा संसार आदमी के पेट में समा जाए, फिर भी इसकी भूख शांत नहीं। कहां तो हर तरफ प्रेम और प्यार की बात होती है, लेकिन दिखता है वही घमंड और घृणा। कितने टुकड़ों में बटा हुआ है याद। आदमियों से खदबदाते इस दुनिया को देखकर उस कथा के बारे में सोचना कितना अजीब लगता है। शुरुआत में कुछ नहीं था, रात दिन अंधेरे उजारे में कोई भेद नहीं था, ना सत्य ना असत्य, ना पाप ना पुण्य, बस हर तरफ अंधेरे का साम्राज्य था और जहां तक देखो बस जल ही जल था। सब एक था, कहीं किसी दूसरे का अस्तित्व नहीं था। ईश्वर के जीवन में कोई संगीत नहीं था। उन्होंने अपने ऊब को मिटाने के लिए आदमी बनाया, लेकिन आदमी भी अपने अकेलेपन से बहुत जल्दी ऊब गया। तब उस परम पिता ने अपने पुत्र आदमी के लिए जानवरों की सृष्टि की। ईश्वर से शायद यहाँ पहली गलती हुई कि उसने दूसरे को पहले से कमतर बनाया। दुनिया में यहाँ से असमानता की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर पता नहीं कहां कहां तक पहुंची। आदमी ने बहुत जल्दी जानवर को अपना गुलाम बना लिया और इसी ऊब के साथ उसकी दिनचर्या बीतने लगी। हार कर ईश्वर ने आदमी के अकेलेपन को बांटने के लिए औरत की सृष्टि की, और फिर संसार का नाटक शुरू हुआ। पहले गीत आया, संगीत आया, कविता आई, कथा आई, फिर हम जैसे काथिक आए, फूल आए, पक्षी आए, सूरज आया और आया चांद। रात अंधेरे तारे को इस पल सबसे प्यारे तुम। रात अंधेरे तारे को इस पल सबसे प्यारे तुम। रात में छत पर बैठ चांद को अपलक निहारते रहना जी को कितना सुकून से भर देता है। लगता है मन की सारी बेचैनी कोई मुझसे हर लेता है। समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहता, कई बार तो रात बीत जाती है और कुछ पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे तो ये बिंदी सा चांद मुझसे इतनी दूर रहकर भी मेरे इतने करीब आ गया है कि लगता है मेरे ही अस्तित्व का कोई अंश हो।
अब तो जी ही नहीं करता किसी से कुछ बोलने का। चांद तो तब भी होगा ना जब मैं स्कूल कॉलेज में थी। जाने कितनी रातें दोस्तों से हॉस्टल में बातें करते गुजारी। व्यस्तता में कभी चांद पर ध्यान ही नहीं गया। ये तो तब भी मुझे देखता होगा, मैंने ही कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। शायद उसी कमी को पूरा कर रही थी, देर से ही सही। दोस्त मुझे माफ कर दो, इतनी दूर क्यों हो? जरा पास आओ, देखो मैं सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी जान, पास आओ, पास आओ। ये तो पास पागल लड़की। कौन है? कौन है उधर? कौन हंस रहा है? सामने आकर हंसो तो बताती हूँ। ये छुप छुप कर क्या हंस रहे हो? अब हंसने के लिए भला किसी से छुपने की क्या जरूरत? मैं तो ये पी रहा था और तुम्हारी बात सुनकर हंसी आ गई। क्या पी रहे हो? सिगरेट? जी, सिगरेट। पहली पहली बार बलिए दिल का हार बलिए रब्बा में प्यार हो गया। हाय दिल का करार हो गया। हाय दिल का करार हो गया। लेकिन भला इसे पीने की क्या जरूरत है? कश लेते ही सारा का सारा टेंशन एकदम से खत्म। अच्छा ऐसा है, मुझे भी दोगे? मेरे पास तो एक ही है जो मैं पी रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सिगरेट क्यों चाहिए भला? तुम्हें भी कोई टेंशन है? टेंशन? हाँ है तो। तुम्हें किस बात की टेंशन? वो मेरा कोई दोस्त नहीं है ना। अच्छा, तो फिर इसे मैं तुम तक कैसे पहुंचाऊं? रुको, ये रस्सी सिगरेट के लिए है या फिर सिगरेट वाले के लिए? फिलहाल तो सिगरेट के लिए। तो फिर सिगरेट वाला क्या करे भला? मैं क्या जानूं भला? अच्छा, तुम यहाँ रोज आते हो? हाँ। कल भी आओगे? हाँ, कल भी आऊंगा। सिगरेट लाओगे? क्या सिगरेट? मैं क्या जानूं भला? बुझे हुए सिगरेट को जलाना पड़ता है और दबे हुए प्रेम को जगाना पड़ता है।
सिगरेट पीती लड़कियां चाय पीती प्रतीक्षा नहीं करती, सपने बुन लेती हैं। अक्सर सिगरेट पीती लड़कियां खूबसूरत कम, मजबूत ज्यादा दिखती हैं। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इश्क, मोहब्बत, प्रेम, तरोस्त्रो, मरोस्त्रा, लपेस्त्रो, मरोस्त्रा, परेस्त्रा, सब ऐसे ही शुरू होता है। दीवानगी, जुनून और फिर वहशत। देखो देखो, फिर से एक नई प्रेम कहानी जन्म ले रही है। ये लोग भी अब रोज मिलेंगे, कभी छत पे चांद तारों से बातें करते, तो कभी बागीचे में पेड़ों के छांव तले एक दूसरे में खोए हुए, तो कभी दूर नदी किनारे मछलियों को दाना पीते, तो कभी किसी तालाब के पानी में पैरों को डाले बत्तखों के झुंड से अटखेलियां करते हुए। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। दुनिया को इतना खूबसूरत बनता कोई नहीं देख पाता है। फिर से वही डर। त्रोस्त्रो मरेस्त्रा, लपोस्त्रो मरेस्त्रा, रबोस्त्रा। हमने भी इश्क किया था। उस्ताद ने कहा था इश्क जिंदगी का हासिल है। नहीं डरता था किसी से मैं भी, लेकिन लोगों ने मेरे भी अंदर डर भर दिया। डर, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। फरिश्तों, इनका दिल टूटने मत देना। और कितनी कुर्बानियां चाहिए तुम्हें शैतानों, कमीनों, इन्हें डराना मत। फिर से वही भय, वही दीवार, वही हजारों सालों की नफरतें। आदमी दूसरा आदमी, कमतर आदमी, ऊंच नीच, जात पात, गरीब अमीर, बार बार वही पाठ पकड़े। कौन मछेड़ा है जो फेंकता बार बार वही वही जाल, भरती नहीं उसकी पेट। God must be sadist। देखो देखो, साथ में कितने खुश हैं दोनों, कैसे बातें कर रहे हैं, सबसे बेखबर। तुम कितनी अच्छी हो। मैं भी अच्छा हूं, और अब मैं चिड़िया हूं। नहीं, मैं तोता हूं। रानी पद्मिनी का हीरामन तोता। वो देखो चिड़िया, क्या तुम उसका नाम बता सकती हो? अरे नाम में क्या रखा है? मैं तो ये देख रही हूँ कि वो कितनी उन्मुक्त है, कितनी आजाद। हाँ, उन्मुक्त और आजाद। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो चिड़िया नर है या मादा? नर और मादा जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। हम लोगों को पैदा होते ही नर और मादा के खांचे में डाल दिया जाता है। मैं दुनिया को तुम्हारी तरह नहीं देखती, मैं उसे मुक्ति और बंधन के रूप में देखती हूँ। दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो कोई आजाद होता है या फिर कोई गुलाम। और ये गुलामी इतनी तरह की है कि जितनी बात की जाए
कम है। क्यों हंस रहे हो? क्योंकि तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। क्या चिड़िया भी ऐसा सोचती होगी? नहीं, अगर ऐसा सोचती तो शायद इतना उन्मुक्त उड़ नहीं पाती। पता नहीं, अब जब तुम कह रहे हो तो शायद नहीं सोचते होंगे। लेकिन उन्मुक्त आकाश में उड़ना कितना अच्छा लगता है। काश हमारा भी आकाश होता जिसमें हम दोनों उन्मुक्त उड़ते तो कितना अच्छा होता। मैं भी तो तुमसे यही कह रही हूँ। तुम ना बिल्कुल मुक्त हो। जानते हो, मैं ना अक्सर छत पर आकर चांद से बातें किया करती हूँ। पर जब से तुम मिले हो, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। सच? हाँ सच। पर पता नहीं चांद क्या सोचता होगा। क्या सोचेगा? मैं भी तो चांद हूँ। अच्छा? हाँ, तुम रात हो और मैं तुम्हारा चांद। गुड़िया कौन था यहाँ? भैया कोई नहीं था, मैं तो छत पर यूं ही चांद से बातें करते हुए कविता पढ़ रही। कोई यहाँ पर था, तुम मुझसे कुछ पा रही है? कौन था यहाँ? कोई नहीं था भैया, आपको वहम हुआ होगा। वहम हुआ है? वहम हुआ है? हाँ, जैकेट किसका है ये? पता नहीं। गुड़िया ज्यादा काबिल मत बन, मुझे सीधे सीधे बता कि यहाँ पर अभी कौन आया था
और मैं आखिरी बार पूछता हूँ, ये जैकेट किसका है? मुझे नहीं पता कि किसका जैकेट है ये। पापा, पापा देखे गुड़िया को। कौन है? कौन है वहां पर? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या हुआ जो आसमान सिर पर उठा रखे हो? पापा पूछिए अपनी लाडली बेटी से कि छत पर कर क्या रही थी और कौन था इसके साथ। मुझे तो कुछ बताएगी नहीं, आपने सिर पे तो चढ़ा रखा है। कौन आएगा यहाँ इससे मिलने? तुम भी ना। और अगर कोई आ भी गया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात? पापा आपकी नहीं बातों ने इसका मन बढ़ाया है, जो छत पर ये सब करने लगी है। देखो, अगर कोई आया है तो बता दो, इसमें इतनी हाय तौबा क्यों? तुम हम सब लोगों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, काबिल और समझदार हो। बताओ, कोई आया था? इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। कोई भी नहीं आया था पापा, भाई बिन बात की बात बना रहे हैं। बिन बात की बात बना रहा हूँ? हाँ, बिन बात की बात बना रहा हूँ। ये जैकेट किसका है? ये मुझे कैसे पता होगा पापा? इनके किसी दोस्त का होगा ना। अब मैं सबका जैकेट तो नहीं पापा, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मेरे किसी दोस्त का नहीं है। अरे अब बोल भी दो, इसमें इतना क्या डरना? अगर कोई आया था तो इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। देखो, मुझे आज नहीं तो कल किसी और से पता चले, इससे अच्छा है कि तुम खुद मुझे बता दो। बताओ, कौन आया था? बताओ, बताओ। लोचन आया था। ये कब से चल रहा है रे? भैया, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ, आप ठीक से बात कीजिए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सुना पापा आपने अपनी लाडली बेटी को इसी दिन के लिए ना शहर में ले गए। पढ़ लिख कर समझदार बनेगी, सलीकेदार बनेगी। तो देखिए देखिए इसका सलीका क्या सब करने लगी है। क्या सबसे तुम्हारा क्या मतलब है? ए, लोचन कौन है? अपने ही गांव का कोई है या बाहर का? छियारी टोले का है, सुअर का जना। तुम साफ साफ बताओगे या यूं ही अनाप शनाप बकते रहोगे? मैं अनाप शनाप बक रहा हूं पापा? हाँ तो सुनिए, ये लोचन कोई और नहीं, रामचरित्रा का बेटा लोचना है, जिसे आपकी बेटी लोचन लोचन कहकर आदर दे रही है। जी गुड़िया, तुम अंदर जाओ, अभी रात बहुत हो चुकी है, हम सुबह बात करेंगे। जाओ, अंदर जाओ, जाओ। जी जी पापा। ये दिन भी देखना था इस जीवन में। जो लोग मुझसे बात करने से डरते थे, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो लोग हमारे घर में घुस आए। हमारे घर में। और आइए पापा, और छूट दीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि इसको शहर नहीं भेजते, हवा लग जाएगी। और आज अपनी इसकी हिम्मत देखिए, देखिए आपने। गुड़िया ने ये सब करने से पहले हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, और इस चरित्रा का अब कुछ करना होगा। ये सब चरित्रा के यहाँ बोरिंग से मिलते पानी का असर है पापा, जिसकी वजह से उसका और उसके बेटे का मन बढ़ गया है। गांव में तो दो ही लोगों के पास तो ऐसी बोरिंग है जिसमें आज भी पानी आ रहा है। उन्हें गांव के सारे चप्पा कल कुएं पोखर सब कुछ सूख गए। हाँ, ठीक कहते हो तुम, बिल्कुल ठीक। पहले पूरा गांव हमारे यहाँ से पानी भरता था, पर जब से उसके यहाँ बोरिंग हुआ है, तब से अधिकांश लोग वहीं से पानी भरते हैं। तो जो लोग जहां से पानी भरेंगे उसके प्रभाव में रहेंगे। पहले पानी की वजह से हमारे दरवाजे पर मजमा लगा रहता था, मजमा। पर अब पछियारी टोले का कोई यहाँ झांकने नहीं आता है। याद है पापा आपको पिछला पंचायत का चुनाव
जैसे उसने लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया था, उसे तो सबक सिखाना ही होगा। वो अपनी औकात भूल गया है। उसे वो दिन याद कराना होगा कि वो किस तरह हमारे खेतों में मजदूरी किया करता था। मजदूरी। हाँ, सालों ने 4 पैसे क्या जोड़ लिए, उनको चर्बी चढ़ाई है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? जाओ बुला कर लाओ उसे। यही डालकर साले का तेल निकालते हैं तेल। जाओ बुला कर लाओ उसे। जी पापा। जीवन जीने के लिए जरूरी क्यों है इतनी निष्ठुरता? क्यों है कठोर इतना आदमी? मैं वो कठोरता ला नहीं पाती, इसीलिए किसी कथा से बाहर जा नहीं पाती। खुद को ही नष्ट करता है आदमी खुद को बचाने के वास्ते। न जाने कितने खून करता है खुद के भीतर खुद को ही जिलाने के वास्ते। इतनी मुंह है, एक को पिलाता है पानी तो दूसरा मांगता है शराब। इतना व्यापक है ये भावना का रोजगार कि खुद की खुशी के लिए खुद को देना पड़ता है दुख। किसी से मिलने के लिए उसी पर बिछड़ना होता है किसी और से। एक साथ नहीं हो सकता सबसे प्यार। आज जो खुशी दे रहा है कल करेगा उदास। आदमी खुद को जमींदोज करने के लिए खोद रहा है कब्र। गहरी और गहरी होती जा रही है कब्र। ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा है कद। मुसलसल कश्मकश हाथ में कुदार। पसीने पसीने गिन रहा एक एक सांस। आइए चवित्तर जी, कथा में प्रवेश कीजिए। स्वागत है आपका। दूध ला दी मालिक। अरे रे 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 रे, हम कहाँ के मालिक? मालिक तो आप हैं। आप, सारा गांव आपके बोरिंग का पानी पीता है, तो मालिक आप हुए ना। अब देखिए, आपको ये लिहाज भी ना रहा कि चप्पल बाहर खुकाते हैं। रहने दीजिए, रहने दीजिए। हम आपके लिए सोफा मंगवाते हैं, सोफा। अब आप हमारी बराबरी में जो बैठिएगा, वाह क्या दाव खेला है आपने। गलती हो गई मालिक, चप्पल खोलना भूल गया। वो क्या बोल रहे? मुद मोती बुद्धि वाले तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नाटक अच्छा कर लेते हैं आप। बाप बेटे ने मिलकर अच्छा खेल रचा है। और देखिए 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 कैसे बगुला भगत बने बैठे हैं। पर कान खोलकर सुन लीजिए, पानी अगर सिर के ऊपर गया तो मैं कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी। आज भी मेरे देह में वही खून दौड़ रहा है। तुम्हें याद है ना कैसे इलाके के लोग मेरा नाम सुनकर अपने धोती में मुंह दिया करते थे। 3-3 कोस तक कोई भी पहलवान मेरे सामने अखाड़े में टिक नहीं पाता था। मालिक आप ये क्या कह रहे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा और आप किस खेल की बात कर रहे हैं, मुझे बताएंगे? मालिक, अपने बेटे को समझाओ कि वह आग से खेल रहा है। पता नहीं तुमने उसे कौन सा मंत्र दिया है कि जो वो मेरी बेटी से प्रेम और विवाह करने का स्वप्न देख रहा है। मालिक आप ये क्या कह रहे? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और मेरा बेटा जब से टहलदा कुछ बदली गया है, पता नहीं बड़ी बहती बहती बातें करता है। वो अपना मालिक मुख्तार खुदा ही है। मेरे तहे में रहता तो मैं उसे थमधा लेता, लेकिन वो
वो तो पथियाली तोलेता नेता बने फिरता है। अमीर दलीप ऊंट नीत तो मिटाने की लड़ाई लड़ने के लिए इलाके के युवाओं तो पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ाता रहता है। जब चमड़ी उधेरी जाएगी ना, तब शायद दिमाग ठिकाने आएगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी, नेताई और आस्ती का सारा भूत उतर जाएगा और तुम भी गांव छोड़कर फिरंत हो जाओगे बुढ़ापे में। ऐथा जुल्म मत दीजिएगा मालिक, मैं तहां दाऊंगा। कुछ भी जबरदस्ती मत कीजिएगा। आप तो पता ही होगा, तिलाते थे जितने भी पिछले नेता हैं, उनका हाथ उसके थल पर है। ये तो आपको याद ही होगा, बहुत धूम धलावा हो जाएगा। मैं तो कहता हूं शांति के बात तो सुनाइए, जितने थी आपकी भी बात रहता है और उसकी भी ना, बिल्कुल ना। हम अपने इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। बड़ी नाजों से पाला है हमने अपनी बिटिया को। मैं भी अपने बेटे तो नहीं खो सकता। एक ही तो बेटा है, बुढ़ापे की लाठी। लड़ाई से ना कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा। प्रेम को रोकने से कब किसका भला हुआ है? क्या होगा खून खराबे से? दोनों को एक एक ही बेटा है। यमराज का गीत मंडरा रहा है, बचाओ इस गांव को बचाओ। प्रेम कब रुकता है? जितना ही रोकोगे ये उतना ही बढ़ता है। तुम जितना अलग करने की कोशिश करोगे ये उतनी ही शिद्दत से मिलने के लिए बेचैन हो। तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए? हम सब लोग हैं कठपुतलियां। कठपुतलियां। क्यों ना तुम दोनों अपने अपने बेटों को इस बार के अखाड़े में कुश्ती लड़ा दो। जो लोचन जीते तो गुड़िया से उसका ब्याह होगा और तेरा बेटा सूरज जीते तो चरित्रा सब परिवार बोरिंग तुम्हें सौंप कर इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। होने दो कुश्ती। क्यों, सही है ना? जवानी और जोश का मेल, तो शुरू होने दो कुश्ती का खेल। वाह वाह जी वाह। मुझे तो शैतान के होने की महक हो रही है। मैं ना बोलूंगा कुछ, समझ जाओ कथिक, कथा में इतना व्यवधान हमारा नहीं है धर्म। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुश्ती में भला सूजा से कौन जीत सकता है? इस तरह से सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो ये तय रहा, इस बार के कुश्ती के महामुकाबले में सुरजा और लोचना होंगे आमने सामने। अगर लोचना जीता तो ब्याह होगा और अगर सुरजा जीता तो तुम अपना बोरिंग हमें सौंप कर परिवार समेत गांव छोड़कर फिरंत हो जाओगे। नहीं, मन तो दला हुआ है ठर्त थे, लोचना और तुस्ती, लेकिन और कुछ उपाय भी तो नहीं है। सिया राम 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 सिया राम। प्यार कब रुका है, प्यार कब रुका है, प्यार कब रुका है, प्यार कब रुका है। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।
की एक कथा सुनाऊं? कभी किसी चमन में तितलियों का एक जोड़ा हुआ करता था। जैसा कि तितलियों के अल्प जीवन में सबके लिए प्रेम ही प्रेम होता है, वैसा ही उन दोनों का भी जीवन था। तितलियों की एक खासियत होती है, जब वे व्यस्त होते हैं प्रेम के लिए उसी जगह वापस लौटते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। एक रोज बातों ही बातों में नर तितली और मादा तितली में बहस हो जाती है कि दोनों में से कौन एक दूसरे से अधिक प्रेम करता है। नर तितली ने शर्त रखी, जो कल सुबह सबसे पहले इस फूल पर बैठा मिलेगा वही अधिक प्रेम करता है। बसंत अभी चमन से बहुत दूर था। शिशिर और हेमंत के बीच झूलते मौसम में ठिठुरता हुआ नर तितली अगले दिन सुबह होने से कुछ समय पहले ही फूल के पास आ जाता है। मादा तितली को वहां न पाकर मन ही मन खुश होता है। सूरज की लालिमा बादलों से धीरे धीरे झांकने लगती है। जैसे जैसे रोशनी फैलने लगती है और फूल खिलने लगता है, नर तितली की आंखें नम हो जाती है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्या देखता है? पंखुड़ियों के बीच मादा तितली मरी पड़ी थी। अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए शाम को भी फूल पर आकर बैठ गई थी। जीवन है या किसी संत कवि का विचार, जब भी नजर के सामने आता है कोई चारा साज, बेबाक यूं ही जाने क्यों बदल जाती है रात। विरह पर विरह के गांठ पर गांठ, उड़ गए उड़ते उड़ते तितलियों के रंग, हो गई जागते जागते जुगनुओं की रोशनी। गुड़िया मारा पहुंचे सुगावा धनुष से, मारा पहुंचे सुगावा धनुष से, सुगा बांस के बगिया बांस के बगिया बहंगी लचका
उसे उस तरह से पहलवान कहना शर्म जाती है। वो तो स्कूल के दिनों के बाद से पहली बार कुश्ती कर रहा है। एक तरफ बल, पराक्रम, शक्ति, तो वहीं दूसरी ओर सिर्फ प्रेम, भावना और उमंग है। अब देखना ये है कि जीतता कौन है। ज्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ एक तमाशा है, तो वहीं कुछ लोगों के अस्तित्व का प्रश्न हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुश्ती का मांग सज चुका है। ये मुकाबला बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मुकाबला कुल 5 चरणों में होगा और 5 में जो 3 चरण जीतेंगे वही इस मुकाबले के विजेता होंगे। तो लीजिए, शुरू होता है कुश्ती का महामुकाबला। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही लग रहा था, पुवारी टोले के मजबूत पहलवान ने पटियारी टोले के अनुभवहीन पहलवान को बहुत ही जल्द शेर की तरह झपट लिया। उसे अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं मिल पाया। इसे देख पछियारी टोले के खेमे में निराशा की लहर दौड़ गई। वहीं पुवारी टोले के खेमे में इसे देख और उत्साह का संचार हो गया। इसी हर्ष, उम्मीद और ऊब डूब के बीच शुरू होता है मुकाबले का दूसरा चरण। दूसरे चरण का मुकाबला पिछले मुकाबले से ज्यादा देर तक चला। इस बार पटियारी टोले का पहलवान लोचन दम से लड़ा और उसने विपक्षी के सारे दांव पेच को नकाम कर दिया। अपने दांव पेच को बेहतर होता देख पुवारी टोला के पहलवान सूरज थोड़ी देर के लिए अपना संतुलन खो बैठता है और इसी का फायदा उठाते हुए पछियारी टोले के पहलवान लोचन ने उसे पटकनी दे दी। इसी के साथ पछियारी टोले के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। पटियारी टोले की खुशी और सूरज की हार की उदासी में डूबे उसके समर्थकों के ऊब डूब के बीच लीजिए शुरू होता है कुश्ती का तीसरा चरण। दूसरे चरण में जीतने के बाद लोचन को पहली बार विश्वास हुआ था कि वो भी जीत सकता है। उसी विश्वास के साथ उसने तीसरे चरण के लिए ताल ठोक दिया। दोनों पक्षों के शोर से गांव का मैदान गूंज उठा। लोगों की दिलचस्पी जो अब तक ये मानकर चल रहे थे कि सब कुछ एक तरफा सूरज के पक्ष में है, अब खेल में बढ़ने लगी थी। जो लोग सूरज को अपराजमान शुरू में खेल देखने नहीं आए थे, अब वो भी लोचन के दूसरे चरण में जीतने की खबर सुन अपना अपना काम छोड़ कुश्ती का मुकाबला देखने चले आए थे। सबकी नजरें एक एक दांव और एक एक पेच पे टिकी थी। ऐसा लग रहा था ये मुकाबला लोचन और सूरज नहीं लड़ रहे हैं बल्कि पूरा गांव लड़ रहा है। इस बार सूरज पिछले चरण में मिली हार से बहुत दुखी था और उसने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए ऐसा पेच लगाया कि लोचन को अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं मिला और वो बहुत ही आसानी से हार गया। पिछले चरण की जीत से जो बनी धारणा टूटी कि ताकतवर कभी नहीं हारता। लोगों में आस जगी कि कोशिश की जाए तो ताकतवर को भी हराया जा सकता है। अगर सच्चे दिल से लड़ा जाए तो कमजोर भी जीत सकता है। लोचन के हारते ही सब लोग मायूस हो गए और अपने भाग्य को कोसने लगे कि वो हारने के लिए ही पैदा हुए। जैसे उनके पुरखे हारा करते थे, वो भी वैसी हार के अभिशप्त है। लोचन की जीत से जो पछियारी टोले के लोगों की आंखों में उम्मीद थी, वो धीरे धीरे मायूसी में बदल गई। दूसरी तरफ सूरज के खेमे के लोग उसके जीत को लेकर सुनिश्चित थे। उन्हें लग रहा था वो मुकाबले में 2-1 से आगे है। बस एक चरण जीत सूरज इस रोमांच को खत्म कर देगा और पछियारी टोले वाले जिनकी कोई औकात नहीं और इधर कुछ ज्यादा उछलने कूदने लगे थे, उनको औकात मिला देगा। इस तनाव भरे माहौल में उम्मीद और आशंका से डूबे समर्थकों के शोर के बीच शुरू होता है मुकाबले का चौथा चरण। सब लोग अपनी सांस रोके बिल्कुल बगुले की तरह ध्यान लगाए थे। ऐसा लग रहा था मैदान में होने वाली हर उठक पटक लोग आंखों से देख ही नहीं बल्कि सुन भी रहे। हर उठक पटक में ऐसा लगता कि दर्शक ही खुद उठा पटका रहे। बहुत देर तक चले इस मुकाबले के बाद लोचन ने सूरज को पराजित किया।
में मेघ छाए हो और बादल इधर टूट कर गिरा और शुरू हो गई धारासार बारिश। लेकिन तभी हवा उठ बादल को किसी और तरफ उड़ाने जाती है और मेघ उस ओर बरसने को व्यग्र दिखते हैं। ऐसी ही हालत कुछ कुछ पहलवानों की भी थी। कभी ये चित्त हुआ तो कभी ऊपर। बेटा, बेटा, जो ताकतवर है उसके लिए कोई नियम नहीं होता, जीवन हो या खेल। वो जोर जबरदस्ती से बात नहीं आता। सूरज के बाप ने उसी हनक में सबके सामने बीच खेल में अपनी हार देख लोचन पर हमला कर दिया। ओ मेरे भगवान, पैदा हमें क्यों किया, पैदा किया तो फिर हमें मौका क्यों न दिया। ओ मेरे भगवान, पैदा हमें क्यों किया, पैदा किया तो फिर हमें मौका क्यों न दिया। थोड़ी देर के बाद जब लोचन की चेतना वापस लौटी तो उसके समर्थक उत्साह में चिल्लाने लगे। फिर कुछ देर रुकने के बाद अंतिम चरण का मुकाबला शुरू हुआ। ये चरण बहुत ही गंभीर था। एक भी आदमी बैठा हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था हर कोई उस घेरे को तोड़ अपने समा जाना चाहता है। दोनों पक्षों के गुटों में बार-बार करने की कोशिश बार-बार की जा रही थी, लेकिन कोई भी शांत होना नहीं चाहता था। सभी उसी उत्तेजना में कूद रहे थे। यह एक ऐसा खेल था जिसे कोई भी हारना नहीं चाहता था, क्योंकि यह खेल महज खेल नहीं, प्रेम और पानी के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसके योद्धा तो लोचन और सूरज थे। लेकिन लड़ पूरा गांव रहा था, और गांव क्यों, इसके साथ युद्ध में शोषित और शोषक दोनों वर्गों की लड़ाई थी, जो कि सभ्यता के शुरुआत से चली आ रही है। लोगों ने अपनी भावनात्मक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए अपने अपने गोल सूरज और लोचन के पीछे तय किए, लेकिन कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं था। इसका फैसला होना ही होता है। अब वो समय नजदीक आने लगा जब इसका फैसला होना था। वो दिन गया, वो रात गई, वो दिन गया, पी गए गहरी नदियाँ।
सालत है, चोच के मारना सालत है, सालत है पिया की बतिया, सालत है पिया की बतिया, रे कागा सब तन खइयो, चुनी चुनी खइयो सब मास रे कागा सब तन खइयो, चुनी चुनी खइयो सब मास दुनिया पिया मिलन किया, रे कागा सब तर खइयो, सब मास रे कागा सब तर खइयो, चुनी चुनी खइयो सब मास रे, सब मास रे, सब मास रे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आपके प्राण रखे रहते, अपनी झूठी आग और शान के लिए उसी के प्राण के दुश्मन बन गए और उसे जिंदा जला दिया। मुझे याद है कि बचपन में मेरी छोटी बड़ी हर तकलीफ से आप कितना परेशान हो जाते थे। मेरी तबीयत खराब होने पर आप शहर से डॉक्टरों की पूरी टीम बुला लेते थे। और आज मैं डरती रही, तड़पती रही, तो आप मुझे कमरे में बंद कर तेज आवाज में मंत्रोच्चार करने लगे और भैया जोर जोर से घंटा बजाने लगे ताकि मेरी चीख दब जाए। मुझे हमेशा चुप कराया गया, कभी प्यार दुलार की आड़ में तो कभी खानदान के मान सम्मान का वास्ता देते, यहाँ तक कि मुझे ऊंची आवाज में बोलने पर भी टोक दिया जाता। मेरी आखिरी चीख को भी बाहर नहीं आने दिया। आपने कितनी चतुराई से माँ को ननिहाल भेज दिया। दुनिया कितनी बदल गई, लोग कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन आप वहीं के वहीं रहे। अपने को जरा भी ना बदला पापा। मैंने आपका हर फैसला माना, लेकिन आपको मेरे एक फैसले से इतनी दिक्कत हुई कि आपने मुझे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। कैसी जकड़न है ये परंपरा की, एक भावना इससे निकलने के लिए तड़पती रहती है, इस पिंजरे को तोड़ना चाहती है, और दूसरी भावना इसे उसी जकड़ में धकेलने के लिए अकड़ी रहती है।
कितना विरोध है आदमी के भीतर आदमी से। पशुता आती है मनुष्यता के प्रतिष्ठित शब्द मान मर्यादा की ओट में। क्रूरता आती है एहसास के कोमल शब्द प्रेम की ओट में। सब बुरे काम अच्छे कामों की आड़ नहीं होते हैं, और जीवन दारुण क्षणों में भी प्रयास से नहीं चूकता। क्या विडंबना है, जिस दिन ये सब हो रहा था वो चंद्र ग्रहण की रात थी। कोलाहल, चांद को ग्रास, सूखी धरती की प्यास, बारिश का इंतजार, सब तरफ चीखे मंत्रोच्चार, घंटे की आवाज। क्या पशु क्या इंसान, क्या है सब हलकान। लगता है इस कोलाहल को भगवान ने भी सुन लिया है। अंधेरा इतना है कि कुछ सूझ नहीं रहा। अरे इतनी तेज बारिश, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस गांव के ऊपर बादल ही फट गया। बारिश नहीं होते होते होने लगी तो इतनी हो रही है कि लग रहा है गांव ही डूब जाएगा। और गांव के लोग कितने खुश हैं, और वो भी क्यों ना भला। इतने लंबे इंतजार के बाद इनकी आंखें तो दिए के कोर के समान स्याह से स्याहतर हो गई है। और ये लोग घरों से निकल बारिश में झूम रहे हैं, और बारिश ऐसी कि थमने का नाम नहीं ले रही है। धीरे धीरे बाढ़ सी सूरत बनाई है। हर तरफ बारिश का शोर था, और इस घटना से अनजान पूरा गांव बारिश के आनंद में विभोर था। लेकिन इसी गांव में एक घर, वहां आनंद नहीं, क्रूरता अपना विभत्स रूप दिखा रही थी। अपराधी कैसा भी हो, पेशेवर या गुड़िया के बाप जैसा ही क्यों ना, अपराध के बाद उसे सब कुछ दो आंखों की जगह चार आंखों से दिखने लगता था। अब उसे आगे का भय दिखने लगा। बेटी की हत्या ने उसे अनजाने भय से भर दिया। आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए उसने अपनी बेटी के पैरों में कील ठोकने का आदेश दिया। कील ठोकने से पहले उसके भाई ने अपनी बहन के घुटने तोड़ दिए ताकि उसकी आत्मा वापस ना आ सके। और उस समय गुड़िया की सांसें चल रही थी। पता नहीं क्या सोची होगी बाप भाई और सारे मानवीय संबंधों के बारे में। फिर गुड़िया के बाप ने गुड़िया की लाश को पानी में बहा दिया।
अचानक गांव वालों ने प्रिया के बाप का वो जोर जोर से छाती पीटकर चिल्ला रहा था। सब लोग उसके दरवाजे पे झुकने लगे थे, लेकिन किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या। प्रिया के बाप और भाई अपने बेटी बहन के मरने ऐसा अभिनय किया कि लोग उसे सच मान। प्रिया कहाँ है? प्रिया प्रिया प्रिया। लोचन बदहवासी में भागता है और थोड़ी दूर जाकर पानी में छलांग लगा देता है। कमलेश ओझा, देवानंद सिंह, खुशबू, वैभव सिंह, शिवांगी त्रिपाठी, चंदन बतस, संतोष राही, जितेंद्र, चंदन कश्यप, सौरभ शर्मा, रविकांत, दीपक और मेकअप में थी मानसी। आ जाओ। लाइट पे चिंटू, प्लीज आ जाओ। साउंड देवराज घोष। बहुत बहुत आभार सर। एक बार पुनः पात्र परिचय के पश्चात इन कलाकारों की जीवंत अभिनय के लिए जोरदार करतल बनी।